बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल ड्यू एनसीआर इग्नू आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बीसीओसी 132 के बारे में। जी हाँ, बीसीओसी 132 की सीरीज चल रही है हम लोगों की। इससे पहले मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को करा दी हैं। आज हम जो है चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे और वही वही कराऊंगी जो सबसे मेन है। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। सोशल मतलब सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। So social responsibility means that individual and the companies have a responsibility to take step in the best interest of the environment and civilization as a whole। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि एक एनवायरनमेंट में अच्छा खासा इंटरेस्ट पैदा हो सके। राइट, क्योंकि जब तक हम अपने समाज में बिजनेस करेंगे या कोई भी चीज रन करेंगे और समाज को लेके नहीं चलेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके नहीं चलेंगे, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो हमारा कस्टमर होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही पार्ट होता है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम शॉर्ट में CRSR भी कहते हैं। इज हाउ कंपनी कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटी, कि कैसे कंपनी कंडक्ट करती है बिजनेस की एक्टिविटी को, टू हैव एन ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। और उसका जो पूरा ऑल ओवर जो एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे किस तरीके से पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है या मॉडरेट पड़ रहा है। इट कवर सस्टेनेबिलिटी, सोशल इम्पैक्ट एंड एथिक्स। क्योंकि जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे अच्छे खासे तरीके से आपको समझ आ जाएंगी चीजें कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। और एग्जांपल भी एग्जाम में आप लोग डाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर आप आसपास किसी भी शॉप पे जाते हैं आसपास, ठीक है, तो वो तो एक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर उन्हीं की कोई सोसाइटी का कोई पर्सन उनसे सामान लेने जाता है और वो उनको अच्छे से डील नहीं करते हैं, उनसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, तो वही पर्सन जो सोसाइटी में उनकी रह रहा है, वो जाके उनके बारे में कुछ उनकी रेपो गिराएगा। ठीक है, और उनकी इसी रेपुटेशन की वजह से ही वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। तो इसीलिए सोसाइटी को आगे लेके चलना चाहिए और सोसाइटी के सारे जितने भी ड्यूटीज वगैरह वो पूरी करनी चाहिए। कॉर्पोरेट एथिक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट एथिक्स हमें समझाता है इट इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स। ये बेसिकली अप्लाइड फॉर्म है, अप्लाइड एथिक्स का फॉर्म है। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स होता है दैट एग्जामाइन द ethical principle and moral or the ethical problem that can arise in business environment। हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। जो हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े थे, इंटरनल फैक्टर्स पढ़े थे, कि कैसे हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस का जो वातावरण है वो दो तरीके से प्रभावित होता है, एक बाहर और एक अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीजें आती हैं। बिजनेस प्लान्स क्या होते हैं? बिजनेस प्लान में आता है अ बिजनेस प्लान इज अ रोड मैप दैट गिव्स हेडिंग फॉर डिजाइनिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बिजनेस प्लान नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसा रोड मैप तैयार किया जाता है, उसमें हेडिंग्स होती है जिसमें हम डिजाइन करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को, कि हम लोग क्या फ्यूचर में करने वाले हैं, उसको पूरा तैयार किया जाता है, उसके पूरे डिजाइन को रेडी किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखो, आप हर किसी पर्सन का बिजनेस करने का लेवल अलग अलग होता है, उसकी कैपिटल पे डिपेंड करता है। राइट, ये वाला आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो उसमें कैपिटल पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है तो बिजनेस का लेवल भी हाई होगा। अगर आपकी कैपिटल कम है तो बिजनेस का रिस्क भी कम होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से स्ट्रेटेजीज पहले से बनती है। जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितनी ज्यादा कैपिटल लगाई जाएगी, उतने प्लान्स बड़े होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ हो जाता है। और जितने प्लान्स छोटे हैं, जितनी कैपिटल कम होती है, तो बिजनेस की जो प्लान्स होते हैं, यानी जो डिजाइनिंग होती है, वो कम रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग पैराडायग्राम शिफ्ट के बारे में, अ फंडामेंटल चेंज इन द बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस ऑफ द डिसिप्लिन, की बेसिकली इसमें ये सिखाया जा रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट जो चेंज आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिसेस हो रही हैं आजकल, वो हम देख रहे हैं। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि हमने ठीक है प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, ऐसा नहीं है। आप हर चीज प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं
और कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ आती है। अब जैसे आप इसका एग्जांपल डॉक्टर का भी ले सकते हो। एक हमने किताबों में पढ़ा है और एक चीज हम प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंटर्नशिप चल रही है। तो ऐसे बिजनेस में भी होता है। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या है? स्टेक होल्डर थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मॉडल दैट बार्गेन्स विद एथिक्स एंड क्वालिटी इन डीलिंग विद एवरीडे ऑपरेशन, की डे टू डे की जो एक्टिविटीज है उसमें हम किस तरीके से क्वालिटी के साथ डील कर रहे हैं, है ना। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या समझाती है? ट्रिपल बॉटम लाइन हमें ये समझाती है वाइडर अ बिजनेस, और जिसके अंदर बजटरी कंसर्न टू इन्वॉल्व सोशल एंड नेचुरल कॉम्प्लिकेशंस। तो बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी सोशल ऑब्लिगेशन है, समाज के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इट इज मॉनिटरी वर्थ एंड नेचुरल इफेक्ट, और कहीं ना कहीं वो इफेक्ट जरूर डालती है, जो कि ट्रिपल बॉटम लाइन में हमें समझाया गया है। बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स हमने अभी समझ लिया था, बेसिकली कनेक्टेड है, टाइप ऑफ कनेक्टेड मोरल है दैट एनालाइज मोरल स्टैंडर्ड विद इन अ बिजनेस सेटिंग। बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस एथिक्स ही नहीं है तो यानी कि कोई भी बात हमारी नहीं बन सकती। कंपनी स्टेक होल्डर क्या है? तो एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर आर ईच ऑफ द इंडिविजुअल हु आर इफेक्टेड बाय, जो कि कहीं ना कहीं उससे प्रभावित है हमारी कंपनी से, और उस कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है तो कंपनी। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 4 जो है हम लोगों की, एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट यूनिट है ब्लॉक 1 की। इसके बाद ये पूरा जो ब्लॉक है 1 खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है बेसिकली वो है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस, यानी कि क्या क्या बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं और क्या क्या चीजें आजकल जो है एड ऑन हुई हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग क्या समझते हैं कि आज के टाइम पे एआई टूल आ गए हैं, ठीक है। हमारा जो कस्टमर का बिहेवियर है वो चेंज हो गया, मार्केट प्लेसेस जो है वो चेंज हो गई हैं, और कस्टमर का जो बाइंग का तरीका है उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड बिजनेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो ऑटोमेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोमेशन ड्राइवन बाय एआई एंड एडवांस इक्विपमेंट इज सेट टू अपसेट वर्क एज वी नो, यानी कि आजकल रोबोटिक चीजें इन फ्यूचर सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे पिज्जा हट है, रिप्लेस वेटर विथ रोबोट्स टू टेक ऑर्डर्स एंड प्रोसेस पेमेंट। यानी कि आज हम देख रहे हैं कुछ तो ऐसी जगह आ चुकी है जहां पर कि कुछ कुछ में हुआ है, अभी बहुत रेयर हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, बट डे बाय डे इसके ऊपर काम चल रहा है कि अगर पिज्जा हट जो है वो कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देगा अपने वेटर को हटा देगा। क्यों? उससे रोबोट मशीन लगा दी जाएगी। अगर कोई पिज्जा हट जाता है पिज्जा खाने के लिए तो रोबोटिक मशीन जो है वो उनको जो है ऑर्डर वगैरह पेमेंट वगैरह का सारा काम जो है वो रोबोटिक मशीन करेगी, ठीक है। आईफोन मेकर, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं जो कि आजकल फॉलो हो रही है, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन है बेसिकली ब्लॉक स्टोर अबाउट द एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल डेट टाइम अमाउंट ऑफ योर लेटेस्ट बाय फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस। आप ऑनलाइन बिजनेस में देखते होंगे कि ब्लॉक सिस्टम चलता है, ब्लॉकचेन चलती है। जैसे कि 1991 एज अ मेथड टू प्रॉमिस द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स, यानी आजकल अब हर चीज डिजिटल हो रही है, ठीक है। वो सारी चीजें और आगे उस सिस्टम को कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर देखने को मिलते हैं आपको, ये सारे ब्लॉकचेन में आ रहे हैं, राइट। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है, ये तो आप सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में सुनते हैं, है ना। यानी कि द रिसेंट बूम इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड फास्ट चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग हो रही है। कुछ भी चीज सर्च करो तुरंत आंसर आ जाता है। एआई के एप्लीकेशंस आ गए हैं आजकल। आप देखते हो कि कोई भी चीज अगर आपको मैटर पड़ा तो उसकी फटाफट वीडियो कैसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप देखते होंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल आ रहे हैं, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में पेड हो जाएंगे। तो ये एआई हो रहा है, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है? एमएल क्या है? इज द फील्ड ऑफ लर्निंग दैट गिव्स कंप्यूटर द पोटेंशियल टू गेन नॉलेज ऑफ विदाउट बीइंग प्रोग्राम, यानी कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग हमें काफी कुछ सिखा रही है। एआई का टूल उसमें यूज हो रहा है। अर्ली अडॉप्टर ऑफ मशीन लर्निंग आर फाइंडिंग वे टू मैकेनाइज मशीन लर्निंग बाय, जैसे बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। प्रोसेस में कैसे हो रहा है? जैसे कि स्पीच हो गई, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं हमारी मशीन लर्निंग का ही तो पार्ट है ना, कि हमने कुछ चीजें ऐसी है जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी या कभी देखी भी नहीं थी, और आज हम मोबाइल्स में सिस्टम में ये सारी चीजें देख रहे हैं। सोशल शॉपिंग क्या है? सोसाइटी की शॉपिंग आजकल कैसे हो रही है? पहले क्या होता था, हर एक बंदा जो है, हर एक इंसान दुकान पे जाता था, ठीक है। दुकान में जाके ट्रेडिशन फॉलो होते थे कि आपको कोई भी कपड़ा चाहिए या कोई भी चीज सामान चाहिए तो आप जाते थे, पैसे देते थे, सामान देखते थे, फिर पसंद करके लाते थे। आजकल क्या है, जिनके पास टाइम नहीं है वो हर एक चीज मतलब ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है सोसाइटी की। मतलब इनफैक्ट अगर छोटी से छोटी, मतलब अगर किसी को मिल्क भी ऑर्डर करना है तो उसमें भी आप लोग आजकल देखते होंगे जैप्टो वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है।
इस तरीके से ब्लिंकिट वगैरह यूज कर लेते हैं छोटी मोटी चीजों के लिए। तो आप सोचो इतनी छोटी चीज के लिए भी हम आज के टाइम पर किस पे डिपेंड है, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। रोबोटिक्स में मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर करा दिया, एक डिजाइन होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, यूज ऑफ रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। पीछे अभी आपने देखा हो अगर, तो किसी पर्सन ने बहुत सस्ती कॉस्टिंग के अंदर रोबोटिक टीचर बना दिया गया था, ठीक है। वो बस ऐसे ही टेम्परेरी था, बट ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, बट हाँ जितना मतलब पैसा इन्वेस्ट होगा उतना अच्छा रोबोट बन जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट इससे क्या होगा, आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसान की जरूरत तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आप लोग बैंक्स वगैरह जाते हो, वहां भी देख रहे हो ना कि कहाँ पहले हर इतने सारे एम्प्लॉय होते थे बैंक में, पासबुक को अगर हमारे को एंट्री करानी है या किसी भी चीज की एंट्री करानी होती थी तो सारे वहां पे बैठे होते थे, मतलब काम करने के लिए। अब जब से मशीन आई है वहां पे एम्प्लॉय आपको कम देखने को मिलते हैं। तो सोचोगे जब रोबोटिक हर जगह मशीन आ जाएंगी तो इंसान का काम कितना खत्म हो जाएगा। ई टेलिंग क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग होती है, जिसके अंदर बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू सी ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट की मदद से किया जाता है, ठीक है। और रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? रिटेल इंडस्ट्री जो है, आप देखते हैं बिग बूम इन डिकेड, यानी कि हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप किस बारे में बात करता है, जो जो भी हमारे रिस्क वगैरह लेते हैं वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस की, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर। तो सबसे पहला तो यही है, आप देखते हैं अपने आसपास की कल्चर हो गया, रिलेशनशिप हो गया बिजनेस की, ये सारे कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट में डालते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो सिक्योरिटी, एफिशिएंसी और एक्सप्लोजर, यानी कहीं ना कहीं बिजनेस की कॉस्ट को रिड्यूस करना, है ना। स्मॉल बिजनेस ओनर कैन ब्रिंग इनटू प्ले इनोवेशन टू रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट। भाई आप ये सोचो कि जो मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल पीछे ही दिया था कि बिजनेस की कॉस्ट को हमें कैसे कम कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यही है कि जो स्मॉल बिजनेस के जो मालिक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिड्यूस कर सकते हैं अपने बिजनेस की कॉस्ट को। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस है उनको तो इस चीजों पे पैसा खर्च करना पड़ता है ना। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग, पेरोल, फाइनेंस, ये सारी चीजें, है ना। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों का, जैसे कि ईमेल हो गया, टेक्सटिंग हो गया, वेबसाइट, पर्सनल डिजिटल प्रोडक्ट, एप्लीकेशन नोन एज ऐप हो गए। आजकल एप्लीकेशन के बिना तो कोई बात ही नहीं बनती। अब हर चीज देखते हैं, ये एप्लीकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि जब भी आपको स्टडी करते हैं या कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको एप्लीकेशन वगैरह पे अपलोडेड मिलते हैं, है ना। इस तरीके से ही होता है, वो डिपेंड करता है, हर किसी की वेबसाइट्स होती हैं। पोटेंशियल इनलार्जमेंट इन बिजनेस के, कैसे बिजनेस को किस तरीके से हम जो है बढ़ा सकते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं हमारे, इंटरनेट की मदद से कैसे वर्ल्ड वाइड डील कर रहे हैं, है ना। कंसिडरेशन क्या, समथिंग इन रिटर्न ही होता है, आप लोगों को पता ही है कि अगर आउटपुट अच्छा आता है तो हमारा इनपुट बार बार जनरेट होता रहता है, राइट। तो इस तरीके से था। उसके बाद आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप डिफरेंस ये वाला देख लेना, सफिशिएंट रहेगा। तो सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या अंतर है। तो देखो, नाम से ही क्लियर है, ट्रेडिशनल कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। भाई इतना तो पता ही है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है वो किसकी ब्रांच है, बिजनेस की ब्रांच है। विच फोकसेस ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो कि किस पे फोकस करती है, प्रोडक्ट के एक्सचेंज होने पे। एंड सर्विसेज इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी विच आर इनकरेज एक्सचेंज, यानी कुछ इनकरेज करने के लिए। तो सिंपल भाषा में समझ आ गया हम लोगों को। ई कॉमर्स क्या है? जो कैरिंग आउट कमर्शियल ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट। आपको बस इतना याद रखना है, दोनों कॉमर्स के ही पार्ट। बट जो ट्रेडिशनल होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जो कि काम हो रहा है, जो एक्सचेंजमेंट हो रही है, डीलिंग जो हो रही है वो इंटरनेट की मदद से हो रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता था, चीजें मैनुअली होती थी, जबकि ई कॉमर्स में ऑटोमेटिक होती है। अच्छा, अगर कोई दुकान खोल के बैठ जाएगा तो आप देखते होंगे लिमिटेड टाइम होता है उसका भी, ट्रेडिशनल कॉमर्स का। जबकि ई कॉमर्स 24x7 चलती है, जब मर्जी ऑर्डर कर दो। कभी सुने 2 बजे रात को ऑर्डर नहीं होगा? हो जाएगा, चाहे वो एक्सेप्ट अगले दिन हो या जैसे भी हो, आपका तो ऑर्डर हो गया ना। उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन होती है या नहीं होती है, किसमें? ट्रेडिशनल में। तो गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज। आप जब तक कोई भी गुड्स परचेज करते हो तो पहले आप देखते हो, या ऐसे ही? तो ट्रेडिशनल। जबकि ई कॉमर्स में क्या था, गुड्स कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज, राइट। अच्छा, उसके बाद कस्टमर का इंटरेक्शन आप देखते होगे किससे होता है, फेस टू फेस होता है। आप गए दुकान पे, आपने लिया सामान, आपने बायर से मिले, सेलर ने देख लिया बायर को, और इस तरीके से डील होती है। ई कॉमर्स में क्या होता है, स्क्रीन टू फेस, यानी कि अब आप देखते हो फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब पे आपको दिखता है क्या कहीं?
नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आप वर्ल्ड वाइड जो सॉरी स्क्रीन पे आप लोग फिर भी एक तरीके से देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या होती है? नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जबकि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है। वन वे मार्केटिंग होती है इसमें, और जबकि वन टू वन मार्केटिंग होती है। पेमेंट किस तरीके से होती है? कैश, चेक, क्रेडिट सब चलता है, जबकि यहाँ पे आपका क्या चलता है? क्रेडिट कार्ड हो गया, ई वॉलेट्स हो गए, फंड ट्रांसफर, ये सब चीजें चलती हैं। लास्ट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स, जबकि उसमें इंस्टेंटली आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है, जबकि ई कॉमर्स में क्या होता है? टाइम लगता है, अभी ऑर्डर किया 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से डीलिंग आपकी रहती है, ठीक है। उसके बाद एक और डिफरेंस हम लोग देखेंगे, अगर मिल जाएगा हमें, नहीं तो हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स में इसको देख लेंगे, राइट। सो इसमें काफी दिया हुआ है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों को देखकर जाने हैं। जैसे आपको समझ आ गया, बस आप उसके बाद आराम से इसके मेरिट डिमेरिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स है, जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस एज द फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। यानी एम कॉमर्स क्या है? मोबाइल कॉमर्स है, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, यानी आप अपने मोबाइल से सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। किसकी मदद से? स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस की वजह से, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बन ही जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। और वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दे रखी है, उसमें भी ये चीज बताई थी, ठीक है। और जो बच्चों को मैं बता दूं कि वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, इग्नू आईपी कोई सी भी यूनिवर्सिटी से अगर वो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस करा रखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, वो जाके चेकआउट कर लेना। और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अभी प्लेलिस्ट बनी है, वो भी देख सकते हो। और पहली वाली में सारा सिलेबस करा रखा है, और बिजनेस लॉ भी पूरी करवा रखी है, वन शॉट करा रखा है, वो भी चेकआउट कर लेना। आपके एग्जाम से पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बीसीओसी 132 है, वो भी पूरी कंप्लीट मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट का देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, और लाइक से ज्यादा करें। तो एम कॉमर्स आपको समझ आ गया। ऐप बेस्ड बिजनेस यूजिंग स्मार्टफोन्स है। जैसे कि हम देखते हैं कि बेनिफिट्स होते हैं किस चीज में, बहुत सारी चीजों में बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं कि आप अपनी जो भी डीलिंग हो रही है सेल फोन से, आप क्या चीज परचेज कर रहे हैं ना। वॉलेट, प्लास्टिक मनी इन बिजनेस हो गया, है ना। ये सारी चीजें आती हैं इसमें। फ्रेंचाइजिंग क्या होती है? ये भी काफी बार पूछा गया है। तो फ्रेंचाइजिंग हैज बीन इमर्जिंग इंपॉर्टेंट वे ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है। जैसे हम अपने बिजनेस को डेवलप होता हुआ देख रहे हैं, तो उसमें अगर है फ्रेंचाइजर लाइसेंस इट्स नो हाउ मेथडोलॉजी प्रोटेक्टेड इनोवेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स प्लान। कैसे वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, इनोवेशन में ला रहा है, यूटिलाइजेशन कर रहा है अपने प्लान्स का, कि भाई हमने प्लान बना लिया, उसको यूटिलाइज तो किया नहीं तो कोई फायदा नहीं। जैसे कि आपको सिंपल याद रखना है, चेन स्टोर। फ्रेंचाइजिंग में आपको याद रखना है बेसिकली चेन स्टोर हो गए और आउटलेट्स हो गए। आप कहीं भी जाते हो, बाटा है तो वो अपना आगे चेन सिस्टम चला रहा है, एक जगह खुला फिर पता नहीं कितनी जगह खुल गया। आजकल तो आप देखते हैं मेकअप आर्टिस्ट है, नाम हो गया तो उनका अलग अलग जगह खुल जाता है, तो ये फ्रेंचाइजिंग ही तो है। जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह अपनी फ्रेंचाइजी देता है, जितना ज्यादा बड़ा ब्रांड होगा उतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, और वो अपने मेथड्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। अगर खाने पीने का है या दूसरा है तो वो कैसे बनेगा ना। तो उसके बेनिफिट्स होते हैं, कैपिटल होता है, बेटर मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉय लेस चाहिए होते हैं, एक्सपेंशन की स्पीड बहुत तेज होती है ना। तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नाम चला चलाया है, ठीक है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन बिजनेस क्या होता है? तो लॉजिस्टिक एक ट्राइड विद द मेकिंग वैल्यू ऑफ द क्लाइंट्स एंड द प्रोवाइडर ऑफ द फर्म, है ना। तो इस तरीके यूनिट नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ब्लॉक 1 खत्म हो जाएगा बीसीओसी 132 यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का। तो देखो आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग में क्या डिफरेंस है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपना काम जो होता है, जो अनइम्पोर्टेंट होता है, वो बाहर के जो एक्सटर्नल मतलब जो पर्सन होता है उनसे करवा लिया जाता है, तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे तरह तरह के काम होते हैं, ठीक है। यानी कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं, और उनमें कुछ बैक आ रही है कुछ बच्चों की, या बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग काम हो रहा है। तो ये जो अलग अलग काम हो रहा है, तो एक बंदा तो इसको करेगा नहीं ना। तो जो अनइम्पोर्टेंट काम है उसके लिए जो वर्कर हायर किए जा रहे हैं, उससे हम यानी जो अपना काम है उसको आगे दे रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, ताकि वो इस काम को कंप्लीट कर पाए। जबकि ऑफशोरिंग क्या होता है? ऑफशोरिंग जो होता है रेफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस इन अ डिफरेंट कंट्री। ये डिफरेंट कंट्री की बात करता है। जैसे मान लो इंडिया का एग्जांपल ले लो और यूएसए का एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे मान लो यूएसए में एक कंपनी है, यूएसए में क्या है, एक कंपनी रन हो रही थी, जबकि उन्हें लगता है कि इंडिया के अंदर यूएसए के जो लेबर है वो बहुत महंगे पड़ते हैं, ठीक है, हर चीज बहुत महंगी है। तो उन्हें ये समझ आ गया है कि जो इंडिया है वहां पे जो लेबर है वो बहुत सस्ता है। ये बात तो हर किसी को पता ही है।
तो यूएसए की जो कंपनी का सेटअप है, अगर वो इंडिया के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं ड्यू टू कि लेबर कॉस्ट जो है कम आएगी या और भी कोई रीजन की वजह से, तो उसे हम ऑफशोरिंग कहते हैं, ठीक है। जबकि क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होता है आउटसोर्सिंग में, शिफ्टिंग ऑपरेशन टू द थर्ड पार्टी, कि हम अपना जो ऑपरेशन है वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं। जबकि ऑफशोरिंग में क्या होता है, शिफ्टिंग एक्टिविटी और ऑफिस की अपना ऑफिस ही पूरा शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी कॉस्टिंग कम से कम आए और हमको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आउटसोर्सिंग का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटी, की हमारा जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है उस पर फोकस करता है। जबकि ऑफशोरिंग क्या है, लेबर लोअर लेबर कॉस्ट पे डील करता है, कि कम कॉस्ट होएगी, कम खर्चा आएगा, है ना। तो इसलिए हम ऑफशोरिंग करते हैं ताकि डिफरेंट ऑफिस सेटअप कर सके, कुछ अपने पास वाली कंट्रीज में भी करते हैं, कुछ दूर में भी करते हैं। फंक्शन परफॉर्म बाय, यानी आउटसोर्सिंग कौन करता है, नॉन एम्प्लॉइज करते हैं जो कि एम्प्लॉय नहीं है, राइट। जबकि ऑफशोरिंग कौन होता है, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि ऑफशोरिंग कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज खुद करते हैं। लोकेशन क्या रहती है आउटसोर्सिंग के, विद इन और आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री भी हो सकती है, ठीक है। और आउटसोर्सिंग मतलब अपनी कंट्री में भी काम करवाया जा सकता है। जबकि ऑफशोरिंग में क्या होता है, आउटसाइड द कंट्री, दूसरी कंट्री में ही होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 100% क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते तो समरी करके जा सकते हो, और नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, मिल जाएंगे आपको मिनिमम कॉस्ट पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक था, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करेंगे बीसीओसी 132 यूनिट नंबर 5, जो कि हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं, और हमने पहले भी ये चीजें पढ़ रखी है, बट आज हम गो थ्रू करेंगे। और ये पहले चार्ट, अब हम चार्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे को पूरा चैप्टर समरी की फॉर्म में समझ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है नॉन कॉर्पोरेटिव, एक होता है कॉर्पोरेटिव फॉर्म, है ना। तो जो नॉन कॉर्पोरेटिव होता है उसमें सोल ट्रेडर यानी सिंगल मालिक होता है, और पार्टनरशिप यानी दो दो से ज्यादा लोग जब आते हैं तो उसे हम नॉन कॉर्पोरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जबकि कॉर्पोरेटिव फॉर्म के अंदर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आती है और कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आती है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से कीवर्ड्स देखेंगे हम लोग, उसके बाद ये पूरे का पूरे चैप्टर को, यूनिट को, इसको खत्म करेंगे, राइट। तो कीवर्ड्स बहुत सिंपल रहेंगे, तो मैं वही उतना ही करा रही हूँ जो आपके पेपर में आने का चांस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कोई नीड नहीं है, क्वेश्चन लिमिटेड ही आएंगे, ठीक है। तो आओ फटाफट इसकी कीवर्ड्स देख लें, ठीक है। तो देखो, कीवर्ड्स में आता है सबसे पहले एक्टिव पार्टनर कौन होता है, तो आ पार्टनर हु टेक एन एक्टिव पार्ट, वही जाहिर सी बात है कि एक ऐसा पार्टनर जो अपने पूरे बिजनेस एक्टिविटी में, ऑपरेशंस में पूरा का पूरा हिस्सा है और एक्टिवली रोल निभा रहा है, तो उसे हम एक्टिव पार्टनर कहेंगे। चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, अ कंपनी विच इज इनकरप्टेड अंडर स्पेशल रॉयल चार्टर ग्रांटेड बाय द मोनार्च, यानी कि इनकरप्टेड यानी रजिस्टर्ड हो रही है एक स्पेशल रॉयल चार्टर में, तो उसे हम चार्टर कंपनी कहेंगे। कंपनी क्या होती है, कंपनी एक ऐसे पर्सन होती है, यानी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड होती है, और बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। और जो कि क्रिएट किसके द्वारा करी गई है, लॉ के द्वारा करी गई है, और इसका अपना खुद का नाम होता है, कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है ना। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नाम से क्लियर है, ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड, यानी लिमिटेड है। अब लिमिटेड वर्ड जब भी आता है तो हमें क्या समझ आता है, तो लिमिटेड का मतलब ये होता है कि जितना भी हमने पैसा लगाया, अगर हमारा पैसा डूब जाता है या हमारे पास डेट्स पे करने के लिए पैसा नहीं है, तो हमने जितना बताया है या जितना लिखा है उतना ही लाना है। ये नहीं है कि लिख दिया 10 लाख और लेकर आ रहे हैं 20 लाख, ठीक है। वो पार्टनरशिप में होता है। जबकि कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी है। फिर आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये शेयर में लिमिटेड है, यानी कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड, मतलब उसकी जो लाइबिलिटी बनती है वो भी क्या बनती है, लिमिटेड बनती है, बाय द मेमोरेंडम टू द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, ठीक है। कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटी के द्वारा क्रिएट करी गई है, जिसमें आप एग्जांपल्स ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे पर्सन हैं जो को खुद इस्टेब्लिश करते हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा चलाई जाती है, जो भी इसमें रूल्स होते हैं, जिसमें 50 या 100 लोग भी अगर हैं और वो सारे अपने घर में राशन चावल ये सब लाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था बना ले कि राशन वगैरह तो सबको लाना ही होता है, तो सब मिलकर अगर एक साथ इकट्ठा लाएंगे तो बचत ज्यादा हो जाएगी, तो कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। जनरल पार्टनर कौन होता है, पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड, अभी बताया कि पार्टनरशिप में तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि अगर किसी ने लिख दिया कि इतनी उसकी लायबिलिटी है, इतना कर्जा है, बट
अगर उसको नुकसान हो जाता है तो सबसे पहले नुकसान हो जाता है तो पहले अपनी एसेट बेचेगा, अगर एसेट बेचने के बाद भी उसकी बात नहीं बनी तो उसको अपने घर से लेके आना पड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट कंपनी नाम से ही क्लियर है, कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि 51% से कम पेड अप कैपिटल होना ही नहीं चाहिए। लिमिटेड पार्टनर क्या, नाम से ही क्लियर है, पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, और वो अपनी कैपिटल को भी कंट्रीब्यूट करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म क्या है, जो हम बिजनेस में देखते हैं, जो जिसमें कर्ता के नाम से जाना जाता है, जो हमारी फैमिलीज में बाय बर्थ ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, पार्टनर हु जस्ट लेंड हिज नेम टू द पार्टनरशिप फर्म। नॉमिनल पार्टनर क्या, जो अपना नाम जो है वो दे देता है, नाइदर इन्वेस्ट हिज कैपिटल, ना तो वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है और ना ही पार्टिसिपेट करता है। पार्टनर एक्चुअल में होता है कौन है, तो अ पर्सन हु इज द मेंबर इन द पार्टनरशिप फर्म, बेसिकली वो पार्टनरशिप। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, कंपनी विच इज आर्टिकल। लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 एक्सक्लूडिंग ऑल इट्स एम्प्लॉय, हटा करके 50 होने चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर का राइट है उसको, ये सारे पॉइंट्स है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक यानी जो गवर्नमेंट है। रजिस्टर नाम से क्लियर है, जो कि रजिस्टर कंपनीज एक्ट में चल रही है, उसके द्वारा चलाई जा रही है। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता काम में। सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, एक अकेला मालिक जो खुद ही पैसा लगाता है, खुद ही रिस्क लेता है, वो सारे चीजें आती हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, कंपनी स्टैब्लिश बाय स्पेशल एक्ट के द्वारा जो चलाई जा रही है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग, वो स्टैट्यूटरी कंपनी है। अनलिमिटेड कंपनी क्या है, अ कंपनी विच इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, जिस पार्टनर की या जिस मेंबर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, उसे हम अनलिमिटेड कंपनी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको सारा का सारा पूरा जो यूनिट नंबर 5 है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप रीड आउट कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट आए तो आप आराम से पूछ सकते हैं। आपका खुद का चैनल है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।